मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, शकीर अंजुम साहब और आमिर इलियास राना साहब। सबसे पहले बड़े सवाल का जिक्र करेंगे और बात करते हैं अहम कानून साजी के हवाले से। तो गवर्नमेंट और अपोजिशन इस वक्त आमने सामने है। गवर्नमेंट पिछले कई दिनों से ये दावा कर रही है कि अपोजिशन FATF पर NRO मांग रही है और किसी सूरत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, लेकिन अपोजिशन मुसलसल इस दावे को मुस्तरद कर रही है। साथ अपोजिशन ने यह भी ऐलान किया है कि आइंदा किसी कानून साजी पर गवर्नमेंट की हिमायत नहीं करेंगे, जिसका अमली नमूना सेनेट में देखने में हमें मिला है। कौमी असम्बली से पास होने वाले FATF से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग और मतरूका इमलाक के 2 बिल अपोजिशन ने मुस्तरद कर दिए हैं, जिस पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़रा शदीद गुस्से में नजर आए हैं। गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन को कौमी मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद अजीज़ है। अपोजिशन के इनकार पर गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि बिल्स की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा और दोनों बिल वहां से पास कराए जाएंगे। गवर्नमेंट की तनकीद पर एहसन इकबाल का बयान आया है कि FATF के नाम पर इमरान खान साहब को हिटलर नहीं बनने देंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल। अमजद शेख साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। हमारा सवाल ये है कि अपोजिशन का इनकार कानून साजी पर हुकूमत की अब हिकमत अमली क्या होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिकमत अमली तो आगे आपने देख ही लिया कि उन्होंने जॉइंट सेशन का जिक्र किया है और क्वाइट पॉसिबल कि वहां पे वो इस चीज को करवा लें, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। बात ये है कि बड़ी सीधी सी बात है, आज ये हुकूमत है, कल ये नहीं होगी, और फिर जो आज ऑपोजिशन में वो हुकूमत में बैठे होंगे तो फिर क्या हम उनको हिटलर कहेंगे कि जी ये अब हिटलर बन गए? तो हिटलर वाला तो किस्सा नहीं है। असल चीज यही है कि आप अगर खुद मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते, आपको ये खौफ नहीं है कि आप कल पकड़े जा सकते हैं इस चीज की वजह से, तो आपको क्या डर है? आप जो कानून जितना जी चाहे सब, तो आप कानून को सपोर्ट करेंगे और वो कानून जो है वो मुल्क के मुफाद में होगा। अब FATF में फंसे हुए ये बदकिस्मती है कि हम वहां पे फंस चुके हैं और नतीजा ये कि हमें इस तरह के इक़दाम करने पड़ रहे हैं जो शायद दूसरे मुल्कों में शायद ना हो। लेकिन ये आज मजबूरी है इस मुल्क की कि अगर आपने FATF से जान छुड़ानी है तो हर वो मुतालबा जो आपसे कर रहे हैं आपको पूरा करना होगा, क्योंकि आप उसमें फंस चुके हैं और अभी बहुत ज्यादा आपको लंबा वक्त नहीं दिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद एक्सटेंशन होगी। अगर आज FATF आपसे मुतमईन नहीं है, जैसे भी वो रिव्यू करेंगे आपका, तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। तो ये बहुत बड़ी तलवार है जो सर पे लटक रही है। तो मेरा ख्याल है कि होना यही चाहिए कि इस दौरान में हुकूमत को चाहिए कि अपोजिशन को एंगेज करे और उनको कायल करे कि आप आके पार्लियामेंट में बैठ के तो इस बिल के ऊपर दोबारा रिव्यू करें, क्योंकि कोई तजावीज तो ऐसी सामने नहीं आई जिनसे ये कहा जाए कि वो अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं या इसको यही नजर आता है कि बज़ाहिर वो हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते हैं। तो हुकूमत आगे बढ़ के तो उनके साथ तावन करके तो ये सेनेट में इसको पास करवा लेना चाहिए ताकि जॉइंट सेशन की नौबत ना आए। बिल्कुल दोस्त जी। अयाज साहब, जनरल साहब की ये तजवीज़ तो हुकूमत नहीं मानेगी कि एंगेज करे। बुनियादी तौर पे ये मसला वहाँ से शुरू हुआ था जिस दिन इमरान खान साहब ने कहा था कि अपोजिशन ने तहरीरी NRO मांगा हमसे, क्योंकि वो इसी हवाले से बात कर रहे थे कि जब अपोजिशन जो चीज़ें निकलवाना चाह रही थी वो नैब के उसके हवाले से भी और ये भी मामला चल रहे थे, तो उस दिन ही PMLN ने तो कह दिया था कि अब आज के बाद हम ताउन नहीं करेंगे। उससे पहले कह चुकी थी PMLN। उसके बाद ज़ाहिर है कल की जो तकरीरें हैं जो इस पर रद्द-ए-अमल था पीपल्स पार्टी और PMLN वालों का, वो यही था कि ये माफ़ी मांगें। स्पेशली पीपल्स पार्टी वाले कह रहे थे कि हमारी क़यादत से जब तक प्राइम मिनिस्टर माफ़ी नहीं मांगते हम इनसे ताउन नहीं करेंगे। वो हो गया। अब लगता है ऐसे ही है कि जॉइंट सेशन से ये पास हो जाएगा, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब आज ये कह रहे थे कि ये मुस्तरद नहीं हुए बिल सेनेट से, ये ज़ेरे इल्तवा हैं। इसका मतलब है कि उन्हें समझ आ रही है कि जब जॉइंट सेशन में जाएंगे तो ये पास हो जाएंगे। तो ऑपोजिशन बिल्कुल इस हद तक आप जब दीवार से लगाएंगे ऑपोजिशन को, अब ये वजाहतें दोनों तरफ से आ रही हैं। गवर्नमेंट ये तासुर देने की कोशिश कर रही है
کہ ایک نیشنل کاز کو نقصان پہنچایا اپوزیشن نے. اپوزیشن یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی کہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, نیشنل کاز پہ تو ظاہر ہے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے, لیکن یہ حکومت کی ہٹ درمی ہے, اس کا رویہ ہے جس وجہ سے ہم تعاون نہیں کر رہے اس پہ. تو ظاہر ہے گورنمنٹ چونکہ عمران خان صاحب کلیئر ہیں اس پہ کہ ہم نے اپوزیشن سے تعاون نہیں مانگ رہا, یہ تو چلیں ہو بھی جائے گا, لیکن آگے تو قانون سازی پھر اس کا مطلب ہے کہ حکومت نہیں کرا سکے گی کوئی بھی. کتنی دفعہ آپ جوائنٹ سیشن بلائیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3 سال پھر یہی تماشا ہم دیکھتے رہیں گے روز. ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ این آر او کا معاملہ بھی اب حل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی بات نہیں کی ہے. جی عامر صاحب. دکھ نواز شریف, غصہ نواز شریف. گورنمنٹ کو سمجھ اب آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور ہم کہاں پھنسے ہیں. تو یہی اپوزیشن ہے نا, حزب اختلاف, جس نے قومی اسمبلی میں یہ دونوں بل پاس کیے. تو شہزاد وسیم صاحب کی پی ٹی آئی میں کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے, وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں. وہ جہاں سے بھی آئے اور وہ سینٹ میں قائد ایوان بن گئے, وہ اتنے سینئر نہیں ہیں. وہ کل تک تو وزرائے اعظم کے پیچھے دورے لینے کے لیے بھاگا کرتے تھے بطور سینیٹر بھی, کہ مجھے کسی دورے میں ساتھ ڈال دیں. کل انہوں نے وہ وکٹ کھیلی جو فیاض چوہان صاحب کھیلتے ہیں, کہ جناب اپوزیشن کی دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو لتاڑ دیا. صرف انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک طرف نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, تعاون کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہماری لیڈرشپ کو گالی دیتے ہیں, لہذا آپ اپنے لفظ واپس لیں. انہوں نے واپس نہیں لیا. انہوں نے سوچا کہ میرے تو نمبر اس بہانے پورے ہو رہے ہیں, اور وہ بل اس لیے ریجیکٹ ہوئے کہ جب ان کا ایک مطالبہ تھا, قومی اسمبلی میں مکھن بھی خوب لگایا کہ جنہیں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے, حزب اختلاف نے ہمارے ساتھ بڑا کام کیا ہے. کل بابر اعوان بھی یہی بات کر رہے تھے اور ہمارے وزیر قانون صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, لیکن شہزاد وسیم صاحب نے یہ کام بگاڑ دیا. دیکھیں نا, آرمی چیف کی ایکسٹینشن تھی, گورنمنٹ نے شکریہ نہیں کیا, اپوزیشن نے بھی ووٹ کیا, سب کچھ ہو گیا. پچھلے کئی بل ایسے آئے جہاں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو آیا. تو کیا نیشنل سیکیورٹی کا ایشو یا قومی سلامتی کے معاملات صرف حزب اختلاف کی ذمہ داری ہے, یا یہ گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے بھائی کے طور پہ سامنے بھی آئے اور بات کرے, وہ لو دو کو چھوڑ دے, وہ بات کرے کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. اب آپ جب زبان ترازی کریں گے اور اس طریقے سے دشنام ترازی کی طرف چلے جائیں گے تو حزب اختلاف نے اپنا غصہ نکالنا ہے, بات کرنی ہے. اس کے بعد جناب خان صاحب کے 4 ٹویٹس آ جاتے ہیں. بھائی یہ بات ہے ہی نہیں تھی جس پہ آپ کے ٹویٹس آئے, آپ کو قومی اسمبلی میں ووٹ اسی پہ اپوزیشن نے دیا ہے, کوئی ترمیم نہیں آئی. بات تھی کہ آپ کا رویہ کیسا ہے اور آپ کیسے قانون سازی چاہتے ہیں. اوکے, ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پلان کیا ہو کہ چونکہ اب ہم نواز شریف والے معاملے میں سبکی کا شکار ہیں اور رستہ بھی کوئی نہیں بن رہا. مارچ میں ہم نے برطانیہ کو خط لکھا تھا جس کا جواب تک بھی نہیں آیا, اور اب یہ نئی کہانیاں, نئے خط لے کے آ رہے ہیں. فلم وہی ہے, سٹوری وہی ہے, صرف اس کے جو ہے نا سین اور مناظر بدلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. نہیں ہو رہا ان سے. اب یہ آگے اس پہ جوائنٹ سیشن میں بھی آپ کو حزب اختلاف کے ووٹ یا توڑنے پڑیں گے یا ان سے بات کرنی پڑے گی کہ یہ نیشنل کنسنسس ہے, کیونکہ آپ کے پاس بہرحال اکثریت جوائنٹ سیشن میں بھی نہیں ہے. جی فیصل صاحب. دیکھیے, اس میں جو اپوزیشن کا جو موقف ہے, اگر وہ واقعی ایسا ہے تو یہ تو بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جو حکومت قانون سازی کر رہی ہے وہ ایف ای ٹی ایف کے مطالبات نہیں ہے, بلکہ تو ایف ای ٹی ایف کے کندھوں پر رکھ کے جو ہے حکومت اپنا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو جو ہے فکس کرنا چاہتی ہے. اگر واقعی ایسی بات ہے تو یہ خطرناک بھی ہے اور ایک افسوسناک بات بھی ہے. اچھا, عمومی طور پہ ہم نے اتنے عرصے میں یہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اجلاس سے پہلے جو ہے وہ پارلیمانی پارٹیوں کا ایک اجلاس ہو جاتا ہے, اس میں جتنی گرما گرمی ہونا ہوتی ہے اس میں ہو جاتی ہے, اور پھر اس میں چیزوں کو یہ طے کر لیا جاتا ہے اس طرح کے بل آنے سے پہلے, اور بل جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اپوزیشن نے ماضی میں بھی اس طرح کے بلوں کے حوالے سے جو ہے تعاون کیا تھا, اور یہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اس بل کے خلاف کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو, آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو. تو اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا جو ہے وہ اسٹیپ لیتی. تو بہتر یہ ہوگا کہ حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے. جو ایف اے ٹی ایف کے جو بھی مطالبات ہیں وہ زبانی نہیں ہوں گے, کسی نہ کسی دستاویزات کی شکل میں ہوں گے. تو حکومت کو چاہیے وہ دستاویزات کو سامنے لے کر آئے, بتائے کہ یہ مطالبات دستاویزات میں جو ہے کیا فرق ہے اور یہ ایک ہی ہے. تو بہرحال حکومت کو اپنے رویے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لچک دکھانی پڑے گی. ہر کام جو ہے وہ ڈنڈا سنبھال کے نہیں ہو سکتا. تو یہ حکومت ڈنڈے کے زور پہ جو ہے وہ پاکستان بھی چلانا چاہتی ہے, اپوزیشن بھی چلانا چاہتی ہے. اپوزیشن تو بیچاری ویسی ڈری سہمی ہے, ان کو تو یوں کرو ڈر جاتے ہیں. تو لیکن اس وقت کی جو صورتحال میں حکومت کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سنجیدہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا. اپوزیشن نہیں کر رہی سمجھ میں آتا ہے, لیکن حکومت سنجیدہ رویہ اختیار نہیں کر رہی, یہ نہ سمجھنے والی بات ہے. آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ کی ذمہ داریاں اپوزیشن سے کئی گنا زیادہ ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جی شکیل انجم صاحب. دیکھیں دعا, جو آپ نے کہا کہ حکمت عملی, تو حکمت عملی آپ کے سامنے ہے کہ حکومت نے
इस सारी जो सूरत हाल है उस हवाले से मेरा ये ख्याल है कोई हिकमत अमली नहीं बनाई, अगर बनाई होती तो वो पहले जाकर अपोजिशन से बात करते। अगर कौमी असम्बली में अपोजिशन जो है ये बिल पास कर सकती है तो फिर उसे सेनेट में भी कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि काम जो है वो हुकूमत की जानिब से ख़राब हुआ है और हुकूमत ने ही काम ख़राब किया है, और दिखाई ये देता है कि जो सूरत हाल हम कहते आए हैं या बताते आए हैं वो सूरत हाल अब कुछ किसी हद तक तब्दील हुई है। वो जो एक पेज वाली कहानी है, अगर वो एक पेज वाली होती तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कि चेयरमैन सेनेट जो है वो वोटिंग कराते। तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। दूसरा, जो आज अपोजिशन की तरफ से बात की जा रही है उसमें भी जो ये बिल है उसमें एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एक्ट रिजीम के तहत एक अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जा रही है जिसमें CTD होगी, FIA होगा, NAB होगा और दीगर इदारे होंगे। ये तमाम इदारे मिलकर फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो माजी में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या माजी में जो असासाजात बैरून मुल्क खरीदे गए हैं, वो खा वो किसी के भी हैं, खा वो नवाज शरीफ के हैं, जरदारी के हैं, इमरान खान साहब के अपने हैं, ABZ जिसके भी हैं, उनकी सारी तहकीकात हो सकेंगी और उसके तहत दूसरे ममालिक से मुआहदे भी किए जाएंगे कि उन असासों को पाकिस्तान की हुकूमत नीलाम भी कर सकती है, वापस भी ला सकती है, और जिनके हैं अगर वो बैरून मुल्क बैठे हैं, अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है कि बैरून मुल्क बैठे हुए लोगों को वापस लाया जा सके, खास तौर पर ऐसे लोग जो सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक है। इसलिए अपोजिशन के इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी अपोजिशन ने इस बिल को कौमी असम्बली से पास किया, और जब वो सेनेट में आया तो फिर क्या ऐसी बात हुई कि सेनेट में आकर ये दोनों बिल मुस्तरद हो गए। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जो है वो पर्दे के पीछे चल रही है, और वो कुछ दिनों बाद जब आप देखेंगे कि जॉइंट सेशन होगा, अगर तो ये बिल मंजूर हो जाते हैं तो फिर कहानी आपको खुद समझ आ जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे हो गया है। अगर वहां भी मुस्तरद हो जाते हैं तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि फिर कहानी जो है वो किसी और तरफ जा रही है, और फिर मामलात आगे की तरफ जाएंगे और फिर पीछे की तरफ नहीं आएंगे, और अपोजिशन को जो है फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी, जिस तरह माजी में मिली है। आपने देखा कि आर्मी एक्ट के मामले पर जब अपोजिशन ने सपोर्ट की तो फिर बाकी सारे लोगों की जमान से भी आपने देखी कि हो गई थी। बिल्कुल ठीक जी। लतीफ़ चौधरी साहब, मेरा इसमें मौक़िफ़ ये है कि जो फैटफ का जो तरामीम हुई हैं, तो जो गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं या उनके जो ओहदेदार हैं, जो उनका जो फोकस नवाज शरीफ पे या शहबाज शरीफ को धमकाने पे ऊपर है, तो पहली बात तो ये हमें इस सादगी से निकल जाना चाहिए कि फैटफ ने जो कुछ मांगा है और वो उनका फोकस नवाज शरीफ फैमिली नहीं है, जरदारी फैमिली नहीं है, या कोई सनतकार फैमिली ये नहीं है। उनका टारगेट ये लोग नहीं है। उनका टारगेट है जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के जो मामलात हैं, कि ऐसे लोगों की तलाश, ऐसे अदारों की तलाश या ऐसे ग्रुपों की तलाश जो लाइफ लाइन बन रहे हैं टेररिस्टों के लिए जी, उनके ऊपर उन्होंने घेरा तंग करने का लिए कहा है। जो मुस्लिम जो अपोजिशन का एतराज़ है कि इन्होंने उस मकसद को हासिल करने के लिए जो फैटफ को इन्होंने पेश करना है, उसमें मुबहम कानून साजी की है। अब ये इनकी जो लीगल टीम जिन्होंने ये तरामीम तैयार की होंगी, उनका नामों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो लगता है जैसे फरूक नसीम साहब हैं, अटार्नी जनरल साहब ने एक पहले कट्टा खोला था, अब वो सुप्रीम कोर्ट में बयान दे के, और उसके बाद फिर बाबर अवान साहब हैं, कुछ और लोग भी होंगे। तो उसमें उन्होंने मुबहम कानून साजी की है। पाकिस्तान के अंदर मसला मुबहम कानून साजी का है कि हमें जहां महसूस होगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, हम उनको उठा लेंगे, उनसे तफ्तीश करने के हमें इजाजत होगी। जैसे नैब नहीं पकड़ लेती, तो इसका होगा मकसद कि जिसको मर्जी पकड़ ले और जिसको मर्जी उस पर इल्जाम लगा दे। आप पहले तो अपनी तहकीकात मुकम्मल करें कि टेररिस्ट फाइनेंसर यहाँ पे कौन है पाकिस्तान के अंदर, जिन अदारों या रफाही अदारे हैं, कोई फर्द है, कोई कंपनी है कोई भी जो ये काम कर रही है, आप उस पे आप कंक्रीट पहले करें कि हमें ये जो सबूत हैं, तो तब उसको हाथ डालें।
ऐसे शुबे में लोगों को पकड़ने का तो ये कोई तरीका कार नहीं है। इस मुल्क के अंदर क्या नहीं हुआ, बिल्कुल सही। इस मुल्क में जो मुल्ला मंसूर जो है उसकी जायदादें कराची में निकल आई हैं, तो वो जायदादें यहाँ पे खरीदता रहा है। तो आप पकड़े नवाज शरीफ को जाके, आप पकड़े किसी सनदकार को, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टाइप की काम है, तजारती हेरा फेरी, टैक्स बचाना ये और चीज़ है। असल मकसद की तरफ अपनी वो कानून साजी को क्लियर करें। अगर कानून साजी आपकी क्लियर नहीं होगी तो ये ज़हन से निकाल दें कि आप फैटफ वाले आपको बात को मान लेंगे। इतनी कानून साजी को क्लियर करना होगा। बिल्कुल जी, कानून साजी को क्लियर करना होगा। बहरहाल जी अमजद शेख साहब। लतीफ शौरी साहब आपसे इजाजत के साथ जी जी सर। देखिए बात यह है कि कानून जब बनता है तो सबको अप्लाई किया जाता है, उसकी एप्लीकेशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है। उसमें ये नहीं कहा जाता कि सियासतदान पे अप्लाई नहीं किया जाएगा या फलां अदारे पे ये किया जाएगा और फलां अदारे पे नहीं होगा। फैटफ ने आपको आज दिन तक कोई सबूत नहीं दिया जहां ये कहा गया हो कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई और इससे आगे टेरर फाइनेंसिंग हुई। हमारी मनी लॉन्ड्रिंग के तो केसेस उन्होंने बेशुमार। लेकिन जनरल साहब ये भी बड़ी क्लियर बात है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन किस जुर्म में है। आप वेग नहीं कर सकते। मुबहम कानून साजी का मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि किसी को भी उठा लेंगे आप इस फैक्ट में। जो इन्वेस्टिगेटर है आपको जुर्म स्पेसिफाई करना होगा, सबूत इकट्ठा कर ले, फिर आप बोलते रहे। मेरी बात नहीं मुकम्मल हुई, मैं नहीं बात कर सका, मैं आप ही बोलते रहे। ठीक है, आपको इल्जाम स्पेसिफाई करना होगा पहले। ये लगता है यहाँ भी जॉइंट सेशन नहीं बुलाना पड़ा। मैंने तो बात मुकम्मल की नहीं। कंप्लीट कीजिएगा, शुरू कर दिया। भाई मेरी बात तो मुकम्मल होने देते ना। जी जी ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि मैं बात कर रहा हूँ, आप बात मुकम्मल की है तभी हमने जवाब दिया है। अमजद शेख साहब आप कंप्लीट कर लीजिए, मुझे ब्रेक पे बात कंप्लीट होने दें, फिर आप उसको जवाब दे बात के अंदर टूट गए हैं। ये जवाब है जी अमजद शेख साहब। कमाल करते हैं यार आप लोग। जी अमजद शेख साहब आप बात कंप्लीट कीजिएगा। खिचड़ी पका के राजवाड़ा बना के आप कहते हैं जी मैं आपका बात का जवाब दे रहा हूँ। जी आप कंप्लीट कर लें, फिर मुझे ब्रेक पे हुजूर गुस्सा ही करी जा रहे हैं, बोले भी सही। यहाँ तो बात करने का कोई तरीका नहीं है, सुनने को कोई तैयार नहीं है, तो बात क्या करनी है। चलिए जी ब्रेक पे जाना है। 12 एक की कंप्लीट हो तो दूसरे एक्सपर्ट्स को उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और ये चलता है इसी तरह। शो में हमारा जो सवाल था उसके अकॉर्डिंग रियासत के तहफ़्फ़ुज़ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो। राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा शरीफ फैमिली के मामलात पर वुज़रा की बयानबाजी की वजह क्या है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ साहब ने यू टर्न की सुपरलेटिव डिग्री डब्ल्यू टर्न जो है ना परसों लिया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुतालबा था कि अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर जो करप्शन की अमाउंट है उसके मुताबिक 7 अरब 20 करोड़ रुपए का इनसे जनाब जमानत ली जाए। कहते हैं जी पहले गवाही नहीं दी। वो खुदा के बंदो, ये 21वीं सदी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सदी है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। इन 2 डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर गुलैरी की तरह भागते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए जनाब जहाज पे सवार हुए थे ना, उसी तरह गुलैरी की तरह भागते हुए पाकिस्तान आ जाए। इसी में उनकी जनाब बेहतरी है और इसी में उनकी सियासत, उनके माश, उनके कारोबार, उनकी इज्जत का भला है। फयाज़ुल हसन चौहान साहब को आप सुन रहे थे। नवाज शरीफ की वापसी का ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। गवर्नमेंट और नून लीग के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला जारी है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हर सूरत नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए डटे हुए हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर रेलवे शेख रशीद ने बताया कि नवाज शरीफ को वापस लाना इंतहाई मुश्किल है। नवाज शरीफ के वापस न आने पर अब उनके मुबैना जमानती शहबाज शरीफ की नाअहली की बातें शुरू हो चुकी हैं, जबकि नैब हंगामा राई में मरियम नवाज समेत तमाम मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर ली गई और शरीफ फैमिली के तमाम अफराद के खिलाफ कुछ मुकदमात अदालतों में हैं और कुछ नैब में। इदारे अपनी जगह कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वुज़रा ने उन पर मुसलसल बयानबाजी जारी रखी हुई। और इसी मुनासबत से हमारा दूसरा बड़ा सवाल है। 1 मिनट होगा तमाम एक्सपर्ट्स के पास। मैं सवाल दोहराने से पहले आपको टाइम बता रही हूँ। अमजद शेख साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, अगर आप लास्ट क्वेश्चन पे कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी सवाल ये है कि शरीफ फैमिली के मामलात पर वुज़रा की बयानबाजी की आपके ख्याल में वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात ये है कि ये बयानबाजी नहीं तो माहौल ख़राब किया है हमारे मुल्क की सियासत का।
हर शख्स जो है वो गालिबन प्रोमिनेंट होना चाहता है, मीडिया में अपनी शक्ल दिखाना चाहता है। अब आप शेख रशीद साहब के बयान देखिए तो रेलवेज के कभी का हालात आप देखें, लेकिन वो इधर रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से बिला वजह का आप अपने मुल्क में माहौल खराब कर रहे हैं। अगर आपने नवाज शरीफ साहब को लाना है, कोशिश करनी है, तो उसके लिए एक सरकारी तरीका है, एक आपका वादा किया हुआ आपके कार्रवाई का तरीकाकार मौजूद है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट से, वो देते हैं नहीं देते, लेकिन ये बयानबाजी तो आपको किसी सूरत भी को फायदा नहीं दे रही, इससे कन्फ्रंटेशन बढ़ रही है। और ये भी दुरुस्त है कि बरतानिया से वापस लाना कतई मुमकिन नहीं है, वो कभी किसी को नहीं देते, खास तौर पे जो लोग जिनको वो बाद में इस्तेमाल कर सकते हों, जिनके ऊपर इल्जामात हों, जिनके ऊपर मुकदमात बन सकते हों, वो कभी वापस नहीं करते। वहां इंटेलिजेंस जो है उससे राय ली जाती है और वो रोक देते हैं कि जी इनको वापस ना करें, ये कल हमारे काम आएंगे ये लोग। तो ये इशू है। दूसरी बात यहाँ पे है कि यहाँ इनके पास अदालती तरीकाकार मौजूद है, अदालत ने दी थी उसको जमानत, क्यों नहीं अदालत में लेके जाते? अभी इतनी सारी लंबी तकरीर की है फयाज चौहान ने, तो बिल्कुल ठीक है, आप उधर जाके बजाय तकरीर के अदालत में जाएं और शहबाज शरीफ साहब की जमानत जब्त करें। वो उन्होंने जो भी जिस तरह की शख्सी जमानत दी है तो तब भी उनको भुगतना होगा उसका खमियाजा था। तो जो कानूनी तरीका उसको इख्तियार करने की बजाय जो इनके हाथ में है वो नहीं कर रहे, बल्कि और दूसरी चीजों पे शोर शराबा, और वो मेरा ख्याल है बिला वजह माहौल खराब कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक जी, आमिर साहब। वो कहाँ जाएंगे जी, वो फिर मुंह से लफ्ज़ निकल जाते हैं, फिर रात को शहजाद अकबर साहब माफिया मांगते हैं, हकायक जानते हैं और बात करते हैं। और आज क्या वक्त आ गया कि माश और इज्जत का भला चाह रहे हैं नवाज शरीफ की फयाज चौहान साहब कि जनाब गुलहरी की तरफ वापस आ जाएं। अरे भाई, आप जो शहबाज शरीफ के गम में पतले हुए जा रहे हैं कि फिर वो नायल हो जाएंगे, तो जो जनरल साहब कह रहे हैं तो फिर जाके देर किस चीज़ की है, नायल करा लें। आप में तो इतनी जरूरत नहीं हुई, जब नैब पकड़ने गई थी शहबाज शरीफ को, वापस हुई, अब आप जमानत नहीं उनकी वो जो अबूरी थी कैंसिल करा सके, आपने रेफरेंस भी दायर कर दिया। आपके अंदर दम होता तो शहबाज शरीफ की जमानत हाई कोर्ट से कैंसिल कराते, उसे अरेस्ट करते, लेकिन आपके इन्वेस्टिगेटर्स ने, हुजूर नैब लाहौर के इन्वेस्टिगेटर्स ने लिखा है कि मरियम नवाज जिस दिन हाई कोर्ट में जाएगी असासाजात केस में, ये हिल मेटल में इनको ऑलरेडी सजा हो चुकी हुई है, और नवाज शरीफ को भी जो आप एक केस से 3 केस बना रहे हैं ये एकदम जीरो हो जाएंगे। वो भी सियासत कर रहे हैं टिका के कि ठीक है इनको अपना जोर लगा लेने दें। जब आप एक काम कर चुके हैं, सजा दिलवा चुके हैं, बार बार आप नहीं कर सकते। लेकिन अब चूंकि इनके आसाब पे 2 साल कारकर्दगी सवाल है और उसकी जवाब में इनके पास सिर्फ नवाज शरीफ और नवाज शरीफ और नवाज शरीफ है। पहले मसला भी था कि नाअहली थी उसकी नवाज शरीफ की, क्योंकि वो 11,000 मेगावाट बिजली दे गया, यहाँ पे मोटरवेज बना गया, यहाँ से दहशतगर्दी खत्म कर गया। अब अपने आप से कुछ हुआ नहीं तो फिर नवाज शरीफ। जी लतीफ चौधरी साहब। दुआ, पहली बात इसमें मैं अपने ज़ाती हवाले से कहूँगा कि मेरा नवाज शरीफ से कोई लेना देना नहीं है, ना शहबाज शरीफ से कोई लेना देना है, ना मेरा उनसे कोई हमदर्दी है, ना मेरा कोई मुफाद है। तो मदद की जरूरत क्यों महसूस होती है आपको? सुन ले, मैं भी सुन तो ले भैया, मैं इसी वजाहत इसलिए दे रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है। तो ये जो वज़रा बयानबाजी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये क्योंकि तनख्वाहें ले रहे हैं तो इन्होंने वो करना है। तो इस मौके पे मैं मोहतरम जनाब अमजद शोएब साहब, जनरल साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, उनकी राय मेरे लिए बड़ी अहम रही है, कब पहले भी मैं सुनता रहा हूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि वो जो पहली वाली बात करना चाह रहे थे मुझे, क्योंकि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात थी, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी बात कंप्लीट करें ताकि मुझे कुछ पता चले। अगर टाइम बचा तो मैं जवाब दे दूँगा, नहीं तो अगले सेक्शन में दे दूँगा। तो प्लीज़ अमजद साहब से मैं बात करना चाहूँगा। अमजद शेख साहब, आप करना चाहेंगे बात? नहीं चौधरी साहब, अभी आप कंटिन्यू करें अपनी, इंशाल्लाह फिर किसी वक्त में किसी कोई बात हुई तो मैंने तो आपसे इजाजत लेके इजाजत आपसे चाहिए थी कि मैं कमेंट करना चाहूँ, तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त आपके साथ बात कर लेंगे, टेलीफोन पे भी हो सकती है, इंशाल्लाह कर लेंगे। आप चलिए, आप कीजिए बात। ठीक है जी। अयाज खान साहब, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ तो मैंने अपना टाइम दिया ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा खैर वो चलें, जब दोबारा मिलते साहब हमारे साथ लो, जितना टाइम मेरा तीर चलाना तुसी चला लो। देखें दोहा लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट वापस नहीं ला सकती, लेकिन आप भी सिर्फ शेख रशीद साहब की पेशगोइयों पे यकीन करती हैं, हम पे कहाँ करती हैं आप यकीन। अब इशू ये है कि फयाज चौहान साहब से मैं भी ये अपील करूँगा कि मेरे छोटे कायद को तो फौरी तौर पर नाअहल करार दिलवाएँ, इस पे तो काम शुरू करें ना। बाकी तो खैर उनके बस का रोग नहीं है, लेकिन जो है बस में उस पर तो कार्रवाई शुरू करें। इनको एक चीज़ समझ नहीं आ रही,
हाई कोर्ट ने जो फैसला लिखा था नवाज शरीफ को भिजवाते वक्त, उसमें ये लिखा था कि जब तक वहाँ के डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि नवाज शरीफ सेहतियाब हो गए हैं, वो वापस आने के पाबंद नहीं होंगे। तो वो सेहतियाब होंगे तो आएंगे ना, बिल्कुल ऐसे तो बस बात खत्म हो गई। जी फैसल हुसैन साहब, पहले तो मैं चौधरी लतीफ़ साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने भी तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की तरह यू टर्न ले लिया और अमजद साहब की बात को जो है बड़ी आपकी जरा नवाजी है आपकी। मैंने कभी यू टर्न नहीं लिया ना, मैं उनका कभी मैंने उनकी हमायत की है। हाँ अब आपके यहाँ बारिश हो रही है, मुझे पता है जज्बाती है, आप जो दिल करे इस वक्त कह सकते हैं, हमारी तरफ से इजाजत। नहीं, मैं तो आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपने 2 साल पॉलिसी से इनकार कर दिया। अच्छा अब ख्याल देखिए, इसमें एक बात तो ये है कि ये जो अमजद साहब ये बात जो कह रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो मुकदमा, शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा और वो उसमें वो बने हुए थे, गवाह बने हुए थे या सालिस बने हुए थे, तो कह रहे हैं उसको किसने उनको नायल करार थे, किसने देना? हमने और आपने तो नायल करार नहीं देना, हुकूमत ने ही नायल करार देना, तो दे दे हुकूमत जो है वो उनको नायल करार दे दे। लेकिन इमरान खान को नवाज शरीफ को वापस लाने से ज्यादा अहम तरीन बात यह है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब उस वक्त बाहर जा रहे थे, उस वक्त जो नेशनल सरकारी डॉक्टर, निजी डॉक्टर, हद तो ये थी कि जो वज़ीर आज़म साहब के जो ज़ाती मुशीर थे वो भी जो है इस बात साबित कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली जितना नवाज शरीफ साहब को बीमार बता रही है वो उससे ज़्यादा बीमार है। तो ये तो इमरान खान के अपने मुशीरान, इमरान खान के अपने अल्फाज हैं कि मैंने फैसला डॉक्टर फैसल के एडवाइस पर, जो शौकत खानम के जो CEO हैं उनकी एडवाइस पर, जिसको अब मुशीर सेहत लगा दिया गया है, उनके कहने पर किया। तो इनको शिकवा किससे है? अब ये एक अलग बात है कि शहजाद अकबर साहब के बयान के बाद तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही जो है वो मुख्तलिफ हो गई। तो इनको तो पहले इन लोगों के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ। भाई आपने किसके कहने पर ये रिपोर्ट बना के इतना साबित किया था, इतने बीमार है जितने वो नहीं निकले, तो ये किसने साबित किया? तो पहले इनको अपने खिलाफ जो कार्रवाई करनी चाहिए, उसके बाद जो इनको उस तरफ जाना चाहिए। उस पर पूरे पाकिस्तान को इस बात का यकीन था, 22 करोड़ लोगों को यकीन था कि ये खेल हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, NRO हो रहा है, लेकिन यकीन नहीं था तो हमारे इमरान खान साहब को नहीं था यकीन। तो आप ये शिकवा किस बात से करते फिर रहे हैं? जी शकील अंजुम साहब, बिल्कुल आपकी बात भी सही है। शकील अंजुम साहब, ये इदारों के मामलात हैं, नैब में उनके केसेस हैं, लेकिन 2-3 दिन से हम देख रहे हैं वुज़रा की बयानबाजी बहुत ज़्यादा है शरीफ फैमिली के मामलात पर, तो इसकी क्या आपको कोई ख़ास रीज़न लगती है? देखिए दुआ, जब वुज़रा के पास करने को कोई काम नहीं होगा और वो अपना काम नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके पास यही एक काम रह जाता है कि वो इस किस्म के नॉन इश्यूज़ को इशू बनाने की कोशिश करें। अगर तो हुकूमत की जानिब से और इन वुज़रा की कारकर्दगी बहुत बेहतर होती और आवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल चुका होता, बिजली सस्ती होती, अद्वियात सस्ती होती, आटा सस्ता होता, चीनी सस्ती होती, तो जो आज अल्फाज वज़ीर इत्तलात फयाज़ चौहान साहब ने इस्तेमाल किए हैं उस पर आवाम ने बड़ी खुशी का इजहार करना था और कहना था कि वाह 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 क्या खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं 3 मरतबा के वज़ीर आज़म के लिए। लेकिन इन्हें सोचना चाहिए कि बोलने से पहले जो आप अल्फाज बोल रहे हैं वो क्या हैं। आप एक वज़ीर इत्तलात हैं, इस मनसब के कुछ तकाजे हैं, उस हवाले से आपको अल्फाज का चुनाव भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि जो वुज़रा हैं वो बना बनाया काम जो है वो बिगाड़ देते हैं, फिर जो दूसरे लोग हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है वो फिर आकर फिर दोबारा नए सिरे से जो है इस हुकूमत को चलाने की कोशिश करते हैं और धक्का लगाने की कोशिश करते हैं। देखें कब तक ये धक्का जो है स्टार्ट चलता है। और रही बात मुकदमात की, तो 1 सितंबर को तमाम मेरे ख्याल मुकदमात शरीफ फैमिली के लगे हुए हैं जो अहम केसेस हैं। तो हुकूमत को चाहिए और जो वज़ीर इत्तलात हैं, जो मुतलका लोग हैं, उन्हें चाहिए कि अदालत में जाकर उसको रजू करें और उस हवाले से जो इदारे हैं जिन ने मुकदमात बनाए हैं वो अदालत को जाकर वो शवाहिद पेश करें। और अदालत का काम है, फिर पहले भी अदालत ने जमानत दी थी, अदालत उनकी जमानत मनसूख करती है तो फिर हुकूमत के पास जो है सारे ऑप्शन मौजूद हैं। वो बरतानिया को भी लिख सकती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत के पास तमाम ऑप्शन मौजूद है, इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। राय आप जान चुके हैं, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीसरा सवाल हम रख रहे हैं कि बारिशों से निपटने के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी कब होगी? राय लेते हैं ब्रेक के बाद।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी है और कराची से खैबर तक पानी पानी है, लेकिन सबसे ख़राब सूरत हाल इस वक्त कराची की है, जिस पर हम मुसलसल बात भी कर रहे हैं। मानसून बारिशें हर साल होती हैं, इदारों की तरफ से पेश की इत्तला भी दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमतों की जानिब से निमटने के लिए कोई मनसूबा बंदी बाकायदा नहीं की जाती, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। आया साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ, बारिशों से निमटने के लिए आपके ख्याल में तवील मुद्दती मनसूबा बंदी की ज़ाहिर ज़रूरत तो है, लेकिन ये होगा कब? नहीं, ये नहीं होगा। अभी तो डूबा तो नहीं है ना कराची, इंतज़ार करेंगे जब तक डूब जाए, उसके बाद देखेंगे। मैं नवीद हुसैन को, आज हमारे जो एडिटर हैं ट्रिब्यून के, उनको ज़रूर खराज तहसीन पेश करूँगा। क्या कमाल आज उन्होंने आइडिया बनाया हेडलाइन का। और एक चीज़ मुझे वो इजाज़त दे दें, हमने डॉक्टर फैसल को बहुत ज़्यादा रगेदफी अरसे से, मुझे ये बताएं कि एक डॉक्टर के सामने जब एक रिपोर्ट रख दी जाएगी, उसने रिपोर्ट को देख के फैसला करना है ना। उसने खुद तो ब्लड टेस्ट नहीं लिए थे नवाज शरीफ के, तो इसलिए मेरे ख्याल ज्यादती कर गए हम डॉक्टर फैसल के। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, कराची की सूरत हाल देखकर इंतहाई अफसोस होता है कि एक इतना बड़ा शहर और पाकिस्तान का जहाँ से मुआशी हब, और उसकी सूरत हाल आप देखें कि आज जो मनाज़र टीवी चैनल्स ने दिखाए हैं कि लोग जो है वो सैलाब में बह रहे हैं, और वहाँ पर लोगों जो बेटियों का जहेज़ था वो भी पानी में बह गया है, और लोग छतों पर पनाह लिए हुए हैं। तो ये सारी सूरत हाल में हुकूमत को सोचना चाहिए था कि फौरी तौर पर वज़ीर आज़म को, मेरा ये ख्याल है, वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, और जब तक वहाँ से वो पानी जो सूरत हाल है काबू में ना आती, पूरी काबीना और वज़ीर आज़म को वहाँ बैठकर कराची के मसले को हल करना चाहिए था। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बयानबाजी के अलावा हमें देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा। जी अमजद शेख साहब, देखिए बात यह है कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये कुदरती आफत है। किसी ने मेरा ख्याल है तवक्को नहीं की कि कभी इतनी भी बारिश होगी। 1931 का रिकॉर्ड वो कहते हैं जी अब टूटा है बारिशों की वजह से। मसले तो बहुत हैं कि वहाँ का सीवरेज सिस्टम, आपने वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज, उसको हैंडल करने के लिए एक वक्त था जब ये चीजें बनाई गई, और आज उससे आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है। बेशुमार बाहर बस्तियां ऐसी बन चुकी हैं जिनका कोई मेन सीवरेज सिस्टम से कनेक्शन नहीं है, वो भर जाती है पानी से। तो ये तो एक काम है जो करने वाला है, बड़ा लंबा होगा और इससे मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि वजीर आजम का काम नहीं है वहां पे, ये अब 18वीं तरमीम के बाद ये लोकल सतह पे काम करने चाहिए लोगों को, और अगर कोई हेल्प चाहिए तो मांगे उनसे, फेडरेशन से मांगे, फेडरल गवर्नमेंट से। जी आमिर साहब, वजीर आजम साहब ने एनडीए में वो कल लतीफ भेजा था जनरल साहब। ठीक है जी आमिर साहब, वक्त कम है। कल लतीफ़ चौधरी साहब ने मेरे बिलावल भुट्टो साहब को फसड्डी का अवार्ड देने पे थोड़े से गम का इजहार किया था, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि बिलावल भुट्टो किधर हो? तुम वहीं बैठो, बिलावल भुट्टो जवाब दो। 13वां साल है तुम्हारी हुकूमत का। एक इमरान खान ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए, एक तुम पढ़ के आए, दोनों पढ़ो लिखो ने हमारी तो जान जीरन कर दिया है। भाई काम करो अपना अपना बैठ के, एक इस्लामाबाद में बैठ के सही तरीके से काम करे, दूसरा बयानबाजी के लिए चारों सूबों में फुदकते फिर रहे हो। भाई जाके बैठ के वहां कराची में काम करो, बिल्कुल सही, सीधी करो हुकूमत को। 13वां साल शुरू हो गया है, जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये पीपल्स पार्टी की बुनियादी और असल जिम्मेदारी है, खुद पकड़े और एमक्यूएम को साथ लटकवाए, फिर बात बनेगी। ठीक जी फैसल साहब, असल में सारे मामले को है ना हम कोई डिजास्टर कह के जो है ना जो हुकूमतों की जो नायली है उसको हम नहीं छुपा सकते। बेसिकली जो फैसले हैं इनकी नायलियाँ हैं, और जो कब्जा करने की जो कराची पे जंग थी सियासी जमातों में, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें एमकेएम भी शामिल थी, अब उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल हो गई है। उस जंग का जो है ये खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी रियासत को फैसले करने चाहिए, ऐलानात हो रहे हैं, फैसले नहीं हो रहे, फैसलों की जरूरत है। ठीक जी लतीफ़ चौधरी साहब, मैंने तो पहले भी कहा है कि कराची का मसले का अब कोई हल नहीं। अब राना साहब ने बिलावल भुट्टो साहब का मुझ पे लगा दिया, तो राना साहब से अर्ज ये है कि मैं तो बिलावल को नहीं ढूंढ के ला सकता कि आपके पास आए वो और आप अपनी 2-4 चपेड़े लगा के अपना गुस्सा ठंडा कर लें। ये काम आपको ही करना पड़ेगा। आप ढूंढे उनको, जहाँ मिले 2 लगाए। ठीक है जी, वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।